नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। फिरोजाबाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला एसडीएम कृतिराज घूंघट में मरीज बनकर के निरीक्षण करने पहुंच गईं। उन्होंने आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गईं। शुरू में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन जब खुलासा हुआ कि घूंघट वाली महिला कोई और नहीं बल्कि एसडीएम है, तो वहां मौजूद कर्मचारियों के पसीने छूट गए। एसडीएम को स्वास्थ्य केंद्र में कई खामियां मिली, जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की बात की। दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ़ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। वहीं नोएडा में आगामी लोकसभा चुनाव और रमजान को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस पैदल मार्च में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस स्ट्रीट की कुंडली भी खंगाल रही है। अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। चुनाव और त्योहारों को लेकर नोएडा में जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। एडीपी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, उद्देश्य क्या है? ये पुलिस कमिश्नर महोदया का निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई सीआरपीएफ के साथ, और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसीपी साहब हैं और ये थाना प्रभारी साहबान हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी गश्त कर रहे हैं। इसमें हम लोग आगामी जो त्यौहार है, रमज़ान है, होली है और लोकसभा चुनाव है, उसके दृष्टिगत, प्लस ये सीए लागू हुआ है, उसके दृष्टिगत जो मिश्रित आबादी का एरिया है या ऐसे असामाजिक और आपराधिक तत्व जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बाधक बन सकते हैं, उस एरिया में हम लोग गश्त करके, एरिया डोमिनेशन करके आम जनता के बीच भी ये विश्वास और ये भावना पैदा कर रहे हैं कि आगामी जो त्यौहार है, आगामी जो चुनाव है, सकुशल संपन्न होगा। और हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं आगामी जितना भी त्यौहार और लोकसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए। सर, सीए के फैसले के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया? आपने लोगों से बात की? देखिए, यहाँ पर पूर्ण शांति है और यहाँ पर जो समाज के मोजिज़ लोग हैं, सभी लोग हैं, विभिन्न समुदाय के सब प्रतिनिधि लोग हैं, सबसे बात की जा रही है। हम लोग सबके संपर्क में हैं, यहाँ पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और साथ ही साथ जो त्यौहार है वो भी सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोग पीस कमेटी की मीटिंग भी किए हैं, लोगों से आग्रह भी किए हैं, लोगों के द्वारा विश्वास भी दिलाया गया कि सब कुछ यहाँ शांतिपूर्वक है। फीडबैक कैसा है लोगों का? सबका फीडबैक अच्छा है, यहाँ पर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर थे एडीसीपी सर, जिन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस जगह जगह पर गश्त कर रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। टीवी 27 से मैं सुमन चौधरी, नोएडा। यमुना अथॉरिटी की 80वीं बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल सागर की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। इस बोर्ड बैठक में 13 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिन्हें पास किया गया और प्रस्तावित बजट पर भी मोहर लगी है। बता दें कि सेमीकंडक्टर प्लांट और डेवलपमेंट पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। यमुना प्राधिकरण के बजट की अगर बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट से करीब 100 गुना ज्यादा इस बार का बजट रखा गया है। ये प्राधिकरण का अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा बजट माना जा रहा है। देखिए, यमुना प्राधिकरण ने बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है। नए सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, नए अलाटमेंट के लिए, जो नए इनोवेटिव जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो, डाटा पार्क हो, EMC2 का भारत सरकार की PLI स्कीम आई है, इन सब के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, लॉजिस्टिक के लिए हम लोग लगभग 8 नए सेक्टर का लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, नया लैंड बैंक बना रहे हैं। इसके लिए इस साल बजट जो है वो 5030 करोड़ से बढ़ा करके 9992 करोड़ हो गया है, लगभग दूना हो गया है पिछले साल के मुकाबले। और भूमि अधिग्रहण पर जो है
से ज़्यादा 6,000 करोड़ 6,063 एग्जैक्ट। नशे के खिलाफ जहां एक तरफ पुलिस बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, नशा तस्कर भी पुलिस की नजरों से बचने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। चरस, स्मैक, कोकीन की सप्लाई कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून पुलिस ने चेकिंग के दौरान कोबरा गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को पकड़ा, जिनमें युगांडा की रहने वाली विदेशी महिला और एक दंपत्ति है, जिसके पास से करीब 16.5 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक स्थानीय महिला अपने पति के साथ मिलकर स्कूल कॉलेजों में मादक पदार्थों की सप्लाई करते थे। रितिका साहनी देहरादून के नामी स्कूल में अध्यापिका रह चुकी है। देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार अभियान तो चल रहा है, लेकिन जो नया ट्रेंड अभी विगत 1-1.5 माह से देखा गया कि इसमें कोकीन में 3 लोग को अरेस्ट किया गया था थाना राजपुर क्षेत्र में। कुछ हमें इनपुट मिले थे कि इसमें फॉरेन नेशनल शामिल हैं जो दिल्ली से आकर यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। उसी पर लगातार हमारा काम चल रहा था। एक इनपुट के आधार पर कल चेकिंग अभियान के दौरान युगांडा की नागरिक है उनको अरेस्ट किया गया था, जिससे कोकीन बरामद हुई। साथ ही साथ साहनी फैमिली जो 2 हैं, हस्बैंड वाइफ, जो पूर्व में एक टीचर भी थी स्कूल में, और साथ ही साथ एक हस्बैंड जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करते हैं। तो इनके माध्यम से ये लोग डिलीवरी लेने आए थे, तो 16.35 ग्राम कोकीन बरामद की गई है। पूछताछ में पता चला है कि जो युगांडा की नेशनल थी वो। नोटिफिकेशन जारी होते देश भर में सीए का कानून लागू हो गया। एक और सत्ता पक्ष इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष एक स्वर में इसके खिलाफ दिख रहा है। इसी बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने का स्वागत किया। मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहिद सईद ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में सीए कानून बहुत पहले से लागू है और यह देश की तरक्की, अमन और हिफाजत के लिए जरूरी कदम है। यह कानून नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार की अध्यक्षता में 6 जून से 10 जून तक भोपाल में हुए 4 दिवसीय कार्यशाला में मंच ने 11 मुद्दों पर ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया था, जिनमें समान नागरिक संहिता और नागरिक संशोधन कानून भी शामिल था। शिक्षक को समाज में गुरु का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब शिक्षक ही हैवानियत पर उतर आए तो उसे आप क्या कहेंगे। ताजा मामला रुड़की के गांव का है, जहां पर एक जूनियर हाई स्कूल ने शिक्षक ने न केवल कक्षा 7 की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि छात्रा के मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भी भेज दिए। जब इसकी जानकारी छात्रा के परिजनों को लगी तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब अल्मोड़ा पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस कप्तान ने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा पैरामिलिट्री के साथ ही जनपद में पुलिस बैरियरों को भी बनाया गया। साथ ही नशीले पदार्थों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अराजक तत्वों व गुंडा एलिमेंट को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेके हमारी तैयारियां लगातार जारी है और काफ़ी हद तक हम उसको लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जो आज तक होनी चाहिए थी। पैरामिलिट्री हमारे पास आ चुके हैं, जिनके द्वारा जो भी सेंसिटिव पॉकेट्स थे, जो भी महत्वपूर्ण हमारे शहर थे, हर जगह हमने फ्लैग मार्च करा लिया है। इसके अलावा फिलहाल पिकेट ड्यूटीज़ और जो दूसरे बैरियर बॉर्डर्स की चेकिंग है, वो भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। फिलहाल जो पीएसी और जो सिविल पुलिस के जवान है, इवन जो पैरामिलिट्री है, उसको हम लोग बॉर्डर जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, वहाँ पर हम तैनात कर रहे हैं। साथ-साथ में जो मेन सेंसिटिव पॉकेट्स है, जो सेंसिटिव पिकेट्स है, वहाँ पर भी हम लोग उसको चेकिंग के लिए लगा रहे हैं। इस दौरान जो भी जो अन्य नारकोटिक्स या जो शराब वगैरह की तस्करी, इसमें भी हमने इसमें जो पैरामिलिट्री और पुलिस की मदद से काफ़ी इसमें हमें सफलता मिली है, काफ़ी हमने इसमें काम भी किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थाना दिनेशपुर में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने आज मिलकर के फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संयुक्त बल ने घनी आबादी और संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया कि चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया तो खैर नहीं, साथ ही आम जन को विश्वास दिलाया कि निडर होकर मतदान करें। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही पुलिस बल मुख्य बाजार दुर्गापुर नंबर 1 तक फ्लैग मार्च निकाला।
पौड़ी में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने तहसील परिसर में एक बैठक की। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत जितने भी राज्य पुरस्कृत लोग हैं जिन्होंने खेल, शिक्षा, सांस्कृतिक और राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों के नाम पौड़ी विधानसभा में दर्ज हों ताकि अन्य लोग भी मतदान के लिए उनसे प्रेरणा ले सकें। इसमें पूरा हमारा टीम काम कर रही है, पूरी टीम, और इसमें हमने पटवारी लोगों के थ्रू जांच भी कराई है और उन्होंने नाम दिए भी हैं और किसी प्रकार का कोई नाम छूट ना जाए इसलिए हम लोगों ने एक यहाँ पे मीटिंग भी कराई जिसमें हमने सारे मीडिया पर्सन्स को यहाँ पे बुलाया क्योंकि उन लोगों को फील्ड की थोड़ी जानकारी है। वो लोग जानते भी हैं कि वहाँ पे हमारी सोसाइटी में कौन से इम्पोर्टेंट लोग हैं जो लोगों को प्रेरित करते भी हैं और उनका नाम उनसे भी लिया और इसमें उनके थ्रू कुछ एडिशंस भी हुए जिनको हम लोगों ने अभी ले लिया है और इस सूची को अभी हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे उनके थ्रू। तो इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है ताकि मतदाता को एक प्रेरणा के स्रोत में उनका नाम मिले और वो लोग यहाँ पे मतदान भी करें। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें उनका नाम जो नामावली में जुड़ा हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नगर विकास विभाग के कार्यक्रम में विभाग के कामों की तारीफ की। नगर विकास विभाग के अपर निदेशक ने बताया कि जनपदों में 25 जगहों पर शक्ति रसोई चलाई गई है। इसी सिलसिले में अमृत मित्र महिलाओं को किट भी दिए गए। इसी मुद्दे पर नगर विकास विभाग के अपर निदेशक ऋतु सुहास से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। नगर विकास विभाग द्वारा आज 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। हमारे साथ बात कर लेंगे अपर निदेशक हैं ऋतु सुहास जी। मैम, आज 1100 करोड़ रुपए की लोकार्पण हुआ कार्यक्रम का, क्या कुछ कार्यक्रम था ये? आज देश के विकास के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने 11,000 करोड़ की योजनाएं विभिन्न मिशंस की, अमृत की, स्वच्छ भारत की, प्रधानमंत्री आवास, इन सब योजनाओं के में धनराशि और नए प्रोजेक्ट्स रिलीज़ किए हैं। तो ये निश्चित एक बड़ी अच्छी पहल और खुशखबरी है। मैम, अच्छा अगर बात की जाए नगर विकास की तमाम योजनाएं शुरू करी हैं, महिलाओं से रिलेटेड बात की जाए और तमाम जो ई रिक्शा चालू किए गए हैं इन सब का संचालन किया है, कैसे इसको देख रही हैं? आगे इस तरह विकास में और क्या उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती दिख रही हैं? इसमें विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी है। शक्ति रसोई यहाँ पर स्टॉल भी लगा है उसका। शक्ति रसोई की मार्फत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपना सामान बेच रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं थीं। अमृत मित्र हैं जो लेडीज़ पानी को टेस्ट करके उसके डिटेल्स देंगी। रिसाइकिल का सामान है और जो पिंक ऑटोज़ हैं जो अब जिसको कि महिला ही चलाएंगी। तो ये एक मैसेज है और एक प्रयास भी है और दिशा है महिला सशक्तिकरण की। ये साफ कहना था ऋतु सुहास जी का कि किस तरह से जो हम चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे नगर विकास की बात हो, 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज लोकार्पण हुआ जिसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक में त्रिपाठी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ। वहीं सारंगपुर विधानसभा के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। ज्वाइनिंग कमेटी संयोजक नरोत्तम मिश्रा, कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी की सदस्यता दिलाई। सभी को बता दें कि राज्य मंत्री गौतम टेटवल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों ने सदस्यता ली, जिसमें 40 सरपंच, 14 पार्षद, वहीं पूर्व नपाध्यक्ष, नपा उपाध्यक्ष, कांग्रेस संगठन के दर्जन भर पदाधिकारी समेत 150 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और माननीय मोहन जी यादव की विकासशील सरकार को इस प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है और उनकी विश्वसनीयता को साथ में रखते हुए ये स्वीकारता है और ये जो जनसैलाब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने जा रहा है। यूपी में विकास के लिए लगातार योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर विकास विभाग के अयोध्या के कार्य और 2025 में होने वाले भाव महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तारीफ भी की। इसी मुद्दे पर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। जो है आज 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अमृत अभिजात जी हैं, प्रमुख सचिव। सर, आज क्या कुछ लोकार्पण हुआ, क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए, 11,000 करोड़ का योजना जैसे आप जानते किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अमृत के स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के ह्यूजली सक्सेसफुल पूरे देश में पहले नंबर पर यूपी है, स्मार्ट सिटीज़ के हैं, NULM के माध्यम से शक्ति रसोई का ये किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तमाम प्रोजेक्ट्स लिए गए थे
तो इस प्रकार से तमाम योजनाएं वंदन करके हमने स्कीम चलाई, जिसमें कि लेसर नोन साइट्स, स्पिरिचुअल साइट्स, इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको विकसित करने के लिए वहाँ पे सिविक कम्युनिटीज़ देने की बात आई। तमाम योजनाओं का संकलन करके एक बढ़िया बुके बनाया है और जो कार्य हो गए हैं पूरे, उनका भी जो है मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के लिए बोला कि बहुत अतुल्य कार्य हुआ है, तो उसके लिए क्या कुछ कार्य किया? अयोध्या में बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है। हमें फक्र है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कार्य को सराहा है और हमारे लिए चैलेंजेस और भी बड़े हैं, क्योंकि एक इवेंट हो जाना और परस्पर उस पर खरे उतरना, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। तो अयोध्या हो, प्रयाग हो, बनारस है, अब हमारे सामने कुंभ आ रहा है, उसकी पूरी तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है। वो इसका आज आईना है, क्योंकि ये सारे कार्य जो है अब धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होंगे साल भर जो हम लोग इसमें कार्य करेंगे। 2025 महाकुंभ की बात करें तो तैयारियां लगभग तेज हो चुकी हैं, क्या कुछ कार्य वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं और कितना समय और लगेगा अभी एक धरातल पर? कार्य पूरा होने के बारे में तो अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कार्य अभी निर्माणाधीन है, क्योंकि अभी करीब 12-13 महीना है। तो बहुत युद्ध स्तर पे हम लोगों ने करीब 2200 करोड़ की स्कीम्स वहाँ पे लॉन्च कर दी हैं। प्रमुख रूप से बड़े चौराहे, रोड्स का निर्माण, ब्रिजेस का निर्माण, अभी ऐसी योजनाएं ज़्यादा बन रही हैं जो बड़े हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले हैं, क्योंकि लोग जो दूसरे जनपदों से आएंगे वो बेहतर तरीके से प्रयाग पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू। साफ कहना था नगर विकास प्रमुख सचिव का कि लगातार कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता को। आने वाली 1100 करोड़ रुपए की परियोजना का जो लोकार्पण हुआ है उससे एक बड़ी सौगात मिलेगी। कैमरा नीरज के साथ अभिषेक त्रिपाठी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। पूरे देश में अब ये कानून लागू हो गया। विपक्ष इस कानून के माध्यम से सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं संत समाज इस कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहा है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गर्भगिरी जी महाराज ने केंद्र सरकार की सराहना की, तो वहीं विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा यह कानून देश के लिए जरूरी था और 2016 से लंबित था। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रमिकता फैला रहे हैं उन्हें काम बंद कर देना चाहिए। ये कानून जो हमारे अपने लोग दूसरे देशों से पीड़ित होकर आए हैं उनको अपना करके उनको साथ देना चाहिए उनका। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कहा कि उन्हें भी मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए। मां भगवती सबको सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे। ये सीए लागू होना देश के लिए अनिवार्य था। ये 2016 से पेंडिंग चला आ रहा था और मोदी जी के प्रयास से और अमित शाह जी की वाणी थी कि 10 फरवरी से लागू हो जाएगा। थोड़ा सा विलंब हुआ लेकिन हो गया। सीए लागू होना हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि कुछ अनावांछित जो हमारे देश में आ रहे हैं, ऐसे तत्व जो यहाँ पर उपद्रव फैलाना चाहते हैं, उन पर लगाम लगेगी। और जो ये सेकुलर के नाम पर जो लोगों को भड़का रहे हैं, वो माइनॉरिटी के नाम पर जो दंगा फसाद कराने चाहते हैं, उन पे भी लगाम लगेगी। हर देश का अपना अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रशासन और प्राधिकरण के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन लोगों ने भी तालाबों पर अवैध कब्जा किया उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण को लेकर एक वार्ता रखी गई, क्या उसमें बातें हुई है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, क्या वार्ता में क्या दिशा निर्देश दिए? हमारी मासिक बैठक होती है पर्यावरण के संबंध में, वेटलैंड्स जो हैं यहाँ पे उसके संबंध में, और जिला गंगा समिति है उसकी। तो आज उसी की बैठक थी। बहुत सारे हमारे जो पुराने मीटिंग्स में बिंदु डिस्कस हुए थे, उनका कंप्लायंस और नई चीज़ें जो आई हैं आज की बैठक में, उसमें सारे अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे तालाब हैं सारे ज़िले में जो इनक्रोज्ड हैं या किसी कब्जे में हैं, अभियान चला करके उनसे कब्जा हटवाया जाए और उन तालाबों को रिस्टोर कराया जाए। इसके अलावा जो फ्लड जोन में या फ्लड प्लेन में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन ना होने दीजिए। कुछ सूचना एक आध प्लांट्स की आ रही थी, तो हमने उसको कहा कि उसमें FIR दर्ज कराते हुए और डिमोलिशन की कार्रवाई कराई जाए और सजग दृष्टि रखी जाए, जिससे कि कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में नया निर्माण ना हो। देखिए, DM सर जी इन्होंने बताया कि किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो भी अवैध तरीके से जो तालाबों पर कब्जा हुआ है उनको भी पर भी काम किया जाएगा। TV 27 से मैं सुमन चौधरी, ग्रेटर नोएडा। मेरी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा के मुर्शदपुर गांव के खेतों में, यानी कि डूब क्षेत्र में। देखिए, ये मुर्शदपुर गांव के खेत है जो डूब क्षेत्र में आते हैं, जहां पर भूमाफियाओं का कब्जा लगातार देखा जा रहा है। एक बोर्ड हम आपको दिखाएंगे, ये बोर्ड है लोटस फार्म। इसका मतलब कि ये एक बोर्ड लगा दिया गया है, लगा ही नहीं दिया गया है, अंदर
फार्म पर काम भी चल रहा है और जो काम चल रहा है वो एक जगह नहीं चल रहा है, जगह जगह पर काम चल रहा है। फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं डूब क्षेत्र में, जबकि एक तरफ जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दावे करता है कि इस तरीके का कोई भी जो है निर्माण या फिर भूमाफिया इस तरीके की कोई सक्रियता इस तरफ नहीं है, लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा और हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर लगातार इस तरीके के अवैध फार्म खड़े किए जा रहे हैं। देखिए जो जिस तरीके से बाढ़ आई थी और बाढ़ में न जाने कितने गांव खाली कराए गए थे और बिल्कुल बंद कर दिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि फार्म हाउस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई भी एक्टिविटी इस तरफ नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की एक्टिविटी होती है। और ठीक हम उस डूब क्षेत्र में खड़े हैं और ये वो सीमा है, ये वो जगह है जहां से फार्म हाउस लोटस फार्म्स लिखा हुआ है। और उसके अंदर जब हमने जाके देखा तो कई फार्म हाउस पर इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनकी साठगांठ से इस तरीके का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां दावे करता है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बुलडोजर भी दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये बड़े बड़े फार्म बन के तैयार हो जाते हैं तो किस बिहाफ पर होते हैं और किस सह से होता है, ये देखने वाली और ये बड़ी बात है। ग्रेटर नोएडा से मैं सुमन चौधरी, TV27। लखनऊ में एक चलती कार में एक युवती का स्टंट करते हुए वीडियो भी किस तरीके से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो पलासियो मॉल के पास का बताया जा रहा है, उसके सामने का। तो चलती कार में स्टंट का ये वीडियो आप भी देखिए। तो ये वीडियो देखिए, ये खबर है, खबर के साथ एक सबक भी है कि आप इस तरीके की हरकत या कोई भी स्टंट बीच सड़क पर हरगिज ना करें। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का अगला सीएम बनाने पर करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा सीएम सैनी को अपना मंत्रिमंडल चुनने का अधिकार है और वो पार्टी के परामर्श से ऐसा करेंगे। हम आगामी लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। सीएम निवास आपको पहुंचना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है और उसी पर चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। आगे की जो रणनीति है, जो बातचीत है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या हरियाणा सरकार तय करेगी। अभी दोबारा भी बुलाया है क्या आपको? दोबारा कोई मुलाकात है? विधायक दल की बैठक में बुलाया? दोबारा का अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। बस इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।